बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता। यस, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन एंड वी हैव स्टार्टेड द जर्नी ऑफ इनकम टैक्स 2022-23। सर कितनी बार पढ़ाओगे, हर साल पढ़ाना पड़ेगा क्या? कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, बहुत चीज़ें कॉमन हैं। पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने करा रखी हैं, वो कॉमन होती हैं, बट नॉट अ प्रॉब्लम सर। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार लिखते हैं, कमेंट आते हैं, इंस्टा पे डाल देते हैं, सब कुछ वहाँ पे हर जगह पे। इंस्टाग्राम पे एक्टिव इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो। ऐसा लगता है पता नहीं क्या आप वेट करते हो कि जब तक कोई टीचर रोएगा नहीं ना तेज तेज जाके, हाय मेरे लोन चुका दो, मेरा ये कर दो, इसकी सौगंध उसकी सौगंध, तब तक आप ना उसको ना व्यूज़ देते ही नहीं हो, है ना। सॉरी, आई विल नॉट डू दैट, मेरी आदत नहीं है वो, ठीक है। भगवान की दया से सब कुछ है तो इसलिए मेरे को लगता है कि आप लोगों की सेवा जितनी हो सके कर दूं, लेकिन उसके बदले मेरी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है। एक यूट्यूबर जो आपके लिए इतनी मेहनत करता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे से बहुत सारे लोग हैं जिनसे शायद मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ, वो आपकी सेवा करना चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सिर्फ अपने तक नॉलेज को रखोगे नहीं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस उम्मीद से कि आप आगे उस चैनल को बढ़ाओगे, एटलीस्ट शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे सब्सक्राइब को बटन दबाने पता नहीं कितने पैसे लग जाते हैं। अरे यार, ये सब्सक्राइब दबाते तो सर को पैसे ना मिल जाए कुछ। अरे भैया, मुझे जब पैसे मिलने होंगे मिल जाएंगे, भगवान देख रहा है मेरे लिए। लेकिन आपको एक मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है कि सर आप हमारे लिए इतना करते हो तो एक बटन दबाने में हमें कोई आफत नहीं है। एक बटन हमने दबाया, बल्कि दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आप मानेंगे नहीं, मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि BBA जो IP यूनिवर्सिटी के बच्चे BBA कर रहे हैं, उनमें इनकम टैक्स का कोर्स है एंड दे आर गोइंग फॉर कोचिंग्स। कोचिंग की फीस सुन के आई वॉज शॉक्ड। मुझे लगा मैं छोड़ा यूट्यूब यार, मैं भी जाके सेंटर ज्वाइन कर लेता हूँ किसी का। एक सेंटर है दिल्ली में कहीं पे, तो मतलब वो सेंटर के अंदर एक बैच में 150 बच्चे बैठते हैं, 150 स्टूडेंट्स, और 5,000 रुपये की फीस है। आप कैन यू इमेजिन कि 150 बच्चों का एक बैच है, 5,000 की फीस है, तो 15-5 75, 7.5 लाख रुपए ये मैंने छोड़ रखे हैं। सोचो जरा, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को जाके आज बोलूँ कि मुझे ज्वाइन करना है आपको, दे विल हैप्पीली टेक मी यार। 22 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे कोई भी लेगा, आ जाओ पढ़ा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों छोड़ रहा हूँ? मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी आफत है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, मैं कहीं हूँ तो मैं खुश हूँ, तो प्लीज़ उस खुशी को आप बढ़ाइए मेरे साथ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसे करके और ऐसे करके चीख चीख के बोलूँ मेरे लिए सब्सक्राइबर बढ़ा दो, व्यूज़ बढ़ा दो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द थर्ड लेक्चर ऑफ द इनकम टैक्स सीरीज। मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करना, ठीक है, और दिल पे लगे तो अच्छी बात है, लगान दो, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स। ये मैंने पहले भी कवर कर रखा है, उससे पहले भी कवर कर रखा है, उससे पहले भी कवर कर रखा है, उससे पहले भी। कोई 4 साल हो गए चैनल को चलते हुए, तो मैंने कई बार इसको कवर किया हुआ है। वही चीज़ें हैं, रिपीटिशन चलती है। पहली बात, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए? तो सर वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनके नाम है SSC। इनके सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे कुछ होते हैं। मैं उन सेक्शंस में नहीं जाता हूँ। आपको मैंने पहले बोला हुआ है कि हमारे चैनल के ऊपर हम सेक्शंस की बातें नहीं करते, क्योंकि सेक्शंस कंफ्यूज करते हैं हमको। हमें कंसेप्ट समझ आ गए तो दोबारा से पढ़ना, सेक्शन के साथ पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। इनमें टर्म्स आती है SSC, नॉट SSC, ठीक है। SSC पर्सन असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकम क्या होती है, और इंडिया। सर इंडिया सिखाओगे? क्यों, इंडिया के अंदर इंडिया को सीखने में शर्म आएगी? नहीं आएगी। इनकम टैक्स जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो याद रखने वाली बात ये होती है कि हमें सारी टर्म्स के बारे में जानकारी बिल्कुल बारीकी से पता होनी चाहिए। हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी। हम किसकी इनकम, अब इसको उल्टा समझने की कोशिश करना, पहले समझ लो टर्म्स को, फिर आपको समझाता हूँ एक एक मीनिंग। हमने कहा हम इनकम पे टैक्स लगाएंगे। इनकम किसकी होगी? इनकम होगी SSC की। SSC जिसकी इनकम पे टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं SSC। जिसकी इनकम को हम एसेस करेंगे, जांचेंगे, पड़तालेंगे, उसकी हम कंप्यूटेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो SSC की हम इनकम को एसेस करते हैं। आई रिपीट, SSC की इनकम को हम एसेस करते हैं। और SSC कौन होगा? SSC विल बी एनी पर्सन। अब देखो इनकम टैक्स में ना झोल है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके कान ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इनकम ऑफ SSC विल बी असेस्ड इन असेसमेंट ईयर।
फॉर हिज प्रीवियस ईयर। हाँ, मतलब सारी चीजें लिंक्ड लग रही हैं। यस, एसएससी कौन होगा? एसएससी इज अ पर्सन हुज इनकम फॉर प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा लग रहा है कि इसी डेफिनेशन से सारी डेफिनेशन निकल रही है। दोबारा समझो, एसएससी विल बी अ पर्सन हुज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर एंड टेक्स्ट। इसका मतलब ये पांचों की पांचों जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेफिनेशन है, मीनिंग है, हमारे इनकम टैक्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पर्सन कौन होगा? एनी पर्सन, उसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड करेंगे। एसएससी कौन होगा? कोई भी पर्सन जिसकी इनकम प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स की जाएगी या एसेस की जाएगी। एसेस का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि असेसमेंट का मतलब टैक्स देना होगा। असेसमेंट का मतलब होता है कभी कभी हम देखेंगे आपकी इनकम पे टैक्स बनता कितना है, अगर ज्यादा बनता है तो आप दे दो, कम बनता है तो हम वापस दे देंगे, रिफंड भी होता है। असेसमेंट इसलिए हम असेसमेंट बोलते हैं, टैक्सेशन नहीं बोलते उसको। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एसएससी। अब एसएससी कौन होता है दोस्तों? ये बुक का जो मैं जो बुक रेफर कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। ये सीए की इंटरमीडिएट की साइट पे स्टडी मटेरियल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी साइट का लिंक दिया है। नितिन गोयल क्लासेस से डायरेक्टली सीए इंटर तक पहुंच सकते हैं आप। तो वहां सीए इंटर पे क्लिक करना, उसके स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना और इनकम टैक्स के अंदर उसकी बुक को डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। और बेस्ट पार्ट है कि वो पीडीएफ चैप्टर वाइज है, कि बेसिक कंसेप्ट जो पढ़ रहे हो उसका चैप्टर अलग है, अगले चैप्टर का अलग है, उसकी चैप्टर का अलग है। चैप्टर वाइज वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आउट आपकी इच्छा है लेना ही लेना है। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा, पढ़ना वहां से। तो एसएससी कौन होता है? एज पर सेक्शन 2 ऑफ 7, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, इसको ऐसे बोलते हैं, सेक्शन 2 7। एसएससी मीन्स अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act, means SSC means a person by whom any tax or any sum of money is payable under this act. Which act? Income Tax Act 1961। इसके अंडर में ऐसा कोई भी पर्सन जिसके द्वारा इनकम टैक्स का कोई भी अमाउंट पेएबल है, किसको? अथॉरिटी को। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, अब कौन कौन इसमें शामिल है? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन, मीन्स अंडर दिस एक्ट उसके अगेंस्ट में कोई भी असेसमेंट हो रही है फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब ऐसे सोचो, मिस्टर ए हैं, इनकी इनकम पे भी असेसमेंट हो रही है, तो ये कौन हो गए? एसएससी। मिस्टर ए है, इनकी वाइफ है मिसेस बी, मिसेस ए, मिसेस बी बोल दूंगा तो गुस्सा आ जाएगा ना, मिसेस ए। मिसेस ए की नाम पे कुछ इनकम थी लेकिन वो उनकी नहीं है, इन्हीं की मानी जाएगी, तो उनकी इनकम को भी इनमें शामिल किया गया, तो कौन हो गए? ये एसएससी हो गए। तो इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसिबल, ही और शी इज एसेसिबल। तो मिस्टर ए इज एसेसिबल फॉर इनकम ऑफ मिसेस ए। नंबर 3, लॉस सस्टेन बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन। इनको कोई लॉस हो गया या इनको कोई लॉस हो गया जो कि इनको चार्जेबल होगा, तो ये कौन हो गए? एसएससी हो गए। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, हो सकता है इनको कुछ रिफंड मिल रहा हो या इनको कोई रिफंड मिल रहा हो, लेकिन है किसका वो रिफंड? ये रिफंड इनका ही अल्टीमेटली। तो एसएससी कौन हो गया? एवरी पर्सन जिनके अगेंस्ट में ये सारी प्रोसीडिंग चल रही है। ये पेज नंबर हमारा जो है इसके अंदर 17 नंबर पेज पे आपको ये एसएससी की डेफिनेशन, एसएससी की डेफिनेशन मिल जाएगी आराम से, 17 और 18 पे। सेकेंड, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, डीम्ड टू बी एसएससी।
देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, जेन्युइनली मत लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं। किसी के पास एक पेट है, पेट कैन बी अ डॉग, पेट कैन बी अ कैट, पेट कैन बी अ तोता राम, पेट कैन बी अ कबूतर, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुत्ते बिल्ली भैंस गाय, कुछ भी हो सकता है। आपका जो पेट है ना दोस्त, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि हमारी कंपनी को पसंद आ गया, सर एडवर्टाइजमेंट कराएंगे इससे हम। भैया वो कुत्ता भौंकता है, हाँ तो भौंकने दो, हम उसकी म्यूट कर देंगे आवाज, हम इतना प्यारा इतना क्यूट सा है, इसको हम एडवर्टाइजमेंट डालेंगे और उस एड के बदले हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो क्या कुत्ता जाएगा इनकम टैक्स अथॉरिटी, बहु 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 बहु, आई एम ए डॉगी, आई एम एसएससी, गिव माई, टेक माई इनकम टैक्स। नहीं ना, इनकम टैक्स कौन देगा उसके लिए? उसका मालिक। तो मालिक कौन हो गया? डीम्ड टू बी एसएससी। समझ रहे हो? ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि एक जानवर, और इसकी बात नहीं कर रहा, पेट भी एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। आपको याद है वोडाफोन का वो एक हच का, कौन सा हच, चल हच करके डॉगी आता था पीछे 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 पीछे, वेयर एवर यू गो नेटवर्क फॉलो, जैसे करके डॉगी घूमता रहता था। तो वो क्या, डॉगी वगैरह जितने आप मूवीज में देखते हो, कई जगह देखते हो, उनको पैसे मिलते हैं ना, किसको मिल रहे हैं? उसको, डीम टू बी एसएससी को। तो इनकम उसकी, टैक्स कौन देगा? असेसमेंट इसकी होगी। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब ये जो डीम्ड एसएससी, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब आता है इन डिफॉल्ट एसएससी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होता है। हमारी कंपनी है, कंपनी सैलरी पे करती है लोगों को, एम्प्लॉइज को। तो जब एम्प्लॉय को सैलरी जाती है ना, तो उसमें से एक चीज करती है, उसका नाम होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये 10% से लेकर के 15% तक कर सकता है। आपको दी जाने वाली सैलरी का 10% वगैरह कर सकता है। कौन काटेगा? कंपनी। तो कंपनी से क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमने कहा, हम कौन है? टैक्स अथॉरिटी। हमने कहा कि कंपनी जी आप हो इनके लिए एसएससी इन डिफॉल्ट, आपको उनके लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो हम आपसे लेंगे, आप उनसे काट लो TDS के फॉर्म में, तो दे बिकम एसएससी इन डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट है, इन डिफॉल्ट, याद रहेगा। तो ये बेसिक हो गया, ये डीम्ड एसएससी कुत्ते वाला याद रखना, पेट वाला, और ये इन डिफॉल्ट हो गया कंपनी टू एम्प्लॉयज वाला। ये याद आपको रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है? कोई डाउट हो तो मैं क्या करूं, पढ़ दो दोबारा से, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ाने ना, मैं आगे बढ़ाने के लिए पहले बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कुछ यार, ऐसा मत सोचो कि नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आप अगला बटन दबाओ ना। बटन मालूम है ना, शेयर का बटन होता है, सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन का बटन, लाइक का बटन। एटलीस्ट इतना डिजर्व करता हूँ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 7.5 लाख रुपए छोड़ के बैठा हूँ आप लोगों के लिए मैं। मजाक समझ रहा है यार। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हटा दो 1 2 3 4 5, चलो चक 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 चक। सर एक डेफिनेशन का नाम मैंने लिखा नहीं है, वो मैं समझा रहा हूँ, सर बोलने के लिए बोल रहा हूँ। उसका नाम होता है असेसमेंट। सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 8, ठीक है। हमने कहा एसएससी के लिए हम क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट क्या होते हैं सर? असेसमेंट के मीनिंग बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, बहुत स्लोली बोलूंगा। असेसमेंट इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमिन्ड। एसएससी की इनकम को डिटरमाइन करते हैं हम। हमने कहा कितनी इनकम है, कितने आदमी थे, हैं कितने इनकम है। इट मे बी बाय वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट। सर हम तो आज ही असेसमेंट कर रहे हैं, आज की कर दी असेसमेंट। सर इसमें गलती हो गई, ठीक है रीअसेसमेंट कर दो भाई। गलती ही तो हुई है, गुना थोड़ी कर दिया, तो दोबारा रीअसेसमेंट कर देंगे, दोबारा कैलकुलेशन कर लो। असेसमेंट प्रोसीजर विल बी डेल्ट विद इन डिटेल्स और एट द फाइनल लेवल। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं जब हम बिल्कुल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, पर्सन क्या होता है? पर्सन तो पर्सन में हमारे कौन कौन आते हैं? तो पहली बात है, नाम लिखते हैं पर्सन। देखो ऐसे ना डेफिनेशन के लिए
ये मैं क्या समेशन का समझ रहा था, पर्सन। ऐसे ही आपको एक चार्ट बना हुआ है जो कि छोटा सा पाई चार्ट के फॉर्म में बना हुआ है आपकी बुक में, जो आप डाउनलोड करोगे स्टडी मटेरियल। इसके अंदर लोगों के नाम दिए, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, BOI, AOI, AOP, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग इसमें शामिल आते हैं। 7 कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन पर्सन। सबसे पहले इंसान का बच्चा, इंडिविजुअल, जिसको हम बोलते हैं मिस्टर, मिस, मिसेस। इसको ऐसे समझना और पढ़ना अपने हिसाब से, ठीक है। दूसरा आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है आजकल ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पे एक, आपने कभी बचपन में किताबें पढ़ी होंगी, उसमें एक नाम आता था कि एक ऐसी जगह जहां पे होल सोल हमारे मालिक होते हैं, उसका नाम होता है कर्ता। अब इसकी पहचान कैसे होती है कि HUF है? देखो, चांदीलाल एंड सन्स, गजोधर एंड सन्स, गोयल एंड सन्स, ये जितने भी आपका नाम लिखे होंगे ना, एंड सन्स, एंड सन्स, एंड सन्स, एंड सन्स, ये HUF होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अंदर सारा ज्वाइंट बिजनेस चलता है। इसके अंदर एक मालिक होता है, मतलब ओनर होता है घर का, जो बड़े लोग होते हैं उनको बोलते हैं कर्ता। सारा कुछ उनके देख रेख में होता है। और उनको भी हम HUF को, जो कंपोजिट है HUF, एक नाम है कंपनी का नाम, तो ये जो नाम है ना, गोयल एंड सन्स, गजोदर सन्स, चांदीलाल सन्स, फलाना एंड सन्स, फलाना ढिमका, ये सारे के सारे जो एंड करके आते हैं ना, ये जो है हमारे लिए HUF होते हैं। तो कौन है? हमारे लिए पर्सन होते हैं। तीसरा, कंपनी। अब कंपनी तो आपको पता ही होती है सर, प्राइवेट लिमिटेड भी होती हैं, लिमिटेड भी होती हैं, ये सब चीजें हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको हम बोलते हैं, उसमें आती हैं। फिर आता है हमारा फर्म। फर्म में हमारी पार्टनरशिप भी होती है। जैसे होता है पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप कंपनी नहीं होती। अगर कंपनी रजिस्टर होगी तो कंपनी मानी जाएगी। उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ लोग आपस में मिले, एक बिजनेस शुरू किया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, संगठन में काम करते हैं, अब मिलजुल के काम करेंगे तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया? पर्सन। डिटेल में बहुत इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये सब डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं पढ़ना शुरू करूं, पहले मैं खत्म करता हूं नाम, ठीक है। फिर आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन सी होती है? जैसे MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और MCD नहीं बोला चाहिए, दिल्ली हुआ था ना वो, एक्चुअली हमें दिल्ली में रह के हाथ बढ़ गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ऐसे कॉर्पोरेशन, सोसाइटीज है, इस तरह की जब चीजें हमारे पास लोकल अथॉरिटी में। फिर एक आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल है ये। आर्टिफिशियल जुडिशियल मतलब जैसे आपने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है अपने आप में, आर्टिफिशियल। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मतलब इन सबके नामों को अगर डिफाइन करा जाए तो पहला आता है हमारे पास इंडिविजुअल। इट इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल। क्या बात है, वाह वाह, मिनिस्टर लिख दिया भैया, ह्यूमन बीइंग, इंसान की औलाद, ह्यूमन बीइंग। HUF, under the Income Tax Act 1961, Hindu undivided family is treated as a separate entity for the purpose of assessment. It is included in the definition of the term person under section 2 of 31. The levy of income tax on every person, therefore income tax is payable by HUF. इसमें होने वाले सारे लोग टैक्सेबल होते हैं। तो इनके जो नाम होते हैं इनमें पार्टनर्स नहीं होते, इसको हम पार्सनर्स बोलते हैं, याद रखना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये नाम रखना जरूरी है, को पार्सनर्स। जैसे होता है पार्टनर्स, को वेंचरर्स, जैसे को पार्सनर्स। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता। जैसे आप समझ जाएंगे। और इसमें मेंबरशिप कैसे मिलती है पता है? बाय बर्थ। पैदा हो गए आप HUF का पार्ट हो गए, पैदा हो गए आप HUF का पार्ट हो गए। तो कल को कलेश ही नहीं है मेरा कितना हिस्सा है, तू पार्टनर है, तू पार्टनर है, तू पैदाइशी हक रखता है इस HUF का।
तो ये स्कूल ऑफ वगैरह थॉट पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना इन डिटेल में हमें नहीं पढ़ना होता। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज द कंपनी हैव मच वाइडर कोनोटेशन। इंडियन कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 26 एंड ऑल बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड और क्लासेस ऑफ कंपनीज। दो तरह की कंपनी होती है हमारे पास। एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, मतलब विद इन इंडिया जो काम करती है, मतलब it means an Indian company or any other company which in respect of its income liable to income tax has made the prescribed arrangement for the declaration of payments of dividends within India। डोमेस्टिक का मतलब याद रखना, विद इन इंडिया आपने काम किया, प्रॉफिट कमाया और डिविडेंड पे किया। तो देयर आर सम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी होती है? जो कि इंडिया में ही रजिस्टर हुई है, इंडिया में ही फॉर्म हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। आपने 12th में कंपनी अकाउंट पढ़ा होगा, याद है 12th में, शेयर्स, डिवेंचर्स, उसमें क्या कहते हैं कंपनी एक्ट 1956। और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, वो इंडिया में ही लोकेटेड होगा। तो बनी भी इंडिया में है, चलती भी इंडिया में है और इनका ऑफिस भी इंडिया में है। तो क्या हो गई? इंडियन कंपनी। फिर आती है हमारी सेकंड कंपनी, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। अरे वाह क्या बात है। इंडियन कंपनी वो जो जिसके दो क्राइटेरिया है, और फॉरेन कंपनी वो जो इंडियन कंपनी नहीं है। कितनी अच्छी बात है ये तो। चलो इसको आप आगे पढ़ लेना, अपने आप प्लीज नोट से पढ़ लेना। आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दबाते चले जाओ दोस्तों साथ साथ, ठीक है ना। हमारे कुछ बच्चे अभी ज्वाइन करके आए होंगे तो मेरा भाषण सुनना नहीं होगा। करते रहो। फर्म। अब फर्म क्या होती है? अ टर्म फर्म, पार्टनर एंड पार्टनरशिप हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू देम। तो अगर हम कहते हैं फर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप मींस सेम, इसका मतलब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब इसके अंदर में हमारे रिलेशन में पर्सन माने जाते हैं। ओके, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको मैं पढ़ूंगा, ठीक है। When persons combine together for promotion of joint enterprise, आपने जॉइंट वेंचर सुना होगा, अगर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कहीं भी जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो वैसे प्रमोशन ऑफ ए जॉइंट एंटरप्राइज दे आर एसेसिबल एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, इफ दे डू नॉट इन लॉ constitute a partnership. In order to constitute an association, person must join for a common purpose or action. इसके लिए आपको एक कॉमन पर्पस दिखाना पड़ता है। किसके लिए? एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए। हम लोग मिलकर एक बिल्डिंग बनाएंगे, उस बिल्डिंग को बेचेंगे, प्रॉफिट आएगा, बांट के चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ पर्पस। ओके, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, it denotes the status of person like executors or trustee who merely receive the income jointly and who may be accessible in like manner and to the same extent as the beneficiary individual. Thus co-executors or co-trustees are accessible as a BOI. मेरी एक विल है, मेरी विल के हिसाब से कोई है जो इसको एग्जीक्यूट करेगा विल को, एक लॉयर है, कुछ है, ऐसे 3-4 लॉयर अलग अलग हैं, इन सबको मेरी तरफ से इनकम जा रही है, लेकिन जा तो एक तरफ से रही है ना, तो इन सबको क्या बोलूंगा मैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर कमिंग टुगेदर एज अ को एग्जीक्यूटर और को ट्रस्टी। आपने सुना कई मूवी आते हैं हमारी जायदाद का ये ट्रस्टी है, तो ट्रस्टी फ्री में काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे होंगे ना। ऐसे कई ट्रस्टी हो सकते हैं, 4 भी 5 भी। बैंक्स के बहुत बड़े बड़े ट्रस्टी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के ट्रस्टी होते हैं, एसोसिएशंस के होते हैं, क्लब के मेंबर्स के ट्रस्टी होते हैं, जिम खाना क्लब के आपके ट्रस्टीज होते हैं। तो वो सब हमारे कौन होते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, एक ना डिफरेंस है, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, करना अपने आप, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AOI एंड BOP? उल्टा बोल गया ना, AOP एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आपको समझ आता हो तो लिख देना कि हाँ सर हमने पढ़ा और हमें समझ आ गया। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? द टर्म मीन्स अ म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स, अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और एंट्रस्टेड बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की कोई एजेंसीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोर्ड हो गया, या बॉडी ऑफ पोर्ट हो गया। पोर्ट पता है ना, बंदरगाह जो होते हैं कमिश्नर वाले, वैसे। A local authority is taxable in respect of the parts of income which arises from any business carried on by it. तो म्यूनिसिपैलिटी की भी अपनी कोई इनकम हुई है तो वो उसकी टैक्सेबल होगी। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, अब ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। सर ये समझ आ गया, ये 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 आ गया, इसके अलावा कोई बच सकता है? जो बचा हमारी सेवा यहाँ पे चालू, जो कोई बच गया वो यहाँ पे आ गया। अब इसकी डेफिनेशन सुनना, जो बचा मतलब मैं इसको लिखता हूं, जो बचा वो यहां पे आ गया।
अब इसकी डेफिनेशन को धीरे धीरे समझाता हूँ। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन्स आर द एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल पर्सन्स बट आर सेपरेट एंटिटीज इन द आइज ऑफ लॉ। नेचुरल नहीं है लेकिन सेपरेट एंटिटी है। दिस इज ए रेसिडुअल कैटेगरी कुड कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन। रेसिडुअल कैटेगरी मतलब जो इन सब में कवर नहीं हुआ वो बचा हुआ यहां पे, इसको बोलते हैं रेसिडुअल कैटेगरी। बचा हुआ है तो यहां पे दे दो, ठीक है ना। दिस इज ए रेसिडुअल कैटेगरी कुड कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन्स विद ए ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। ऐसा कोई भी चीज जो इन सब में कवर नहीं हो रहा वो यहां आ जाएगा, कुछ भी कवर नहीं हो रहा यहां पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपने सुना होगा ना कई लोग आजकल महात्मा संत टीवी पे आते हैं, जय हो भोले बाबा की, जय हो परमात्मा की, ये है वो है, वो सब क्या बन गए हैं अपने आप में, एक भगवान बन गए हैं, अपने अंदर डाइटीज बन गए हैं। वो कौन है? अदर। इनमें कहीं नहीं आ रहे बाबा। बाबा आप तो कहीं नहीं आ रहे बाबा, बाबा यहां पे आएंगे। बाबा कहां पे आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन में आएंगे। बार काउंसिल मतलब कोर्ट्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज, आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। ऐसा कोई भी इंसान जो बाकी कैटेगरी में नहीं आएगा वो जाएगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन में। तो बाबा मोहिर आपकी शरण में ले लो, हमें कुछ टेक्स्ट दे दो, ठीक है। चलो यहां तक समझ आया, फिर तीसरे पे चलते हैं। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, आए हाय आए मतलब इनकम, ठीक है दोस्तों। हमारी हम बात करते हैं इनकम की। इनकम को हम कैटेगराइज ऐसे नहीं करते कि इनकम कौन सी इनकम। इनकम कोई भी इनकम हो सकती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे मिले, इनकम। मैंने कहीं सैलरी में जॉब कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिले, इनकम। मैंने किसी की बिल्डिंग बिकवा दी, कमीशन मिला, इनकम। मैंने अपनी बिल्डिंग बेची, उस पर प्रॉफिट आया, इनकम। मैंने लॉटरी खेली, उस पर पैसा आया, इनकम। जहां कहीं से भी आपको पैसा आ रहा है, आपने कुछ पैसा बैंक में एफडी कराया, उस पर इंटरेस्ट मिला, इनकम। शेयर्स ले रखे हैं, उसके डिविडेंड मिला, इनकम। म्यूचुअल फंड किया था, उसके प्रॉफिट आया, इनकम। जहां जहां से आपको पैसा मिल रहा है वहां उसको बोलेंगे इनकम। अब इनकम को मैं डिफाइन नहीं करूंगा, बहुत सारे नाम लिखे हुए, एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, तो प्लीज उन सब एग्जाम्पल को पढ़ लेना। करीबन कितने एग्जाम्पल बताया था आपको मैं? 23 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो 23 एग्जाम्पल पढ़ते जाओ 10-12 तो याद हो जाएंगे एग्जाम के लिए। कंसेप्ट ऑफ इनकम में आता है क्या इनकम टैक्स के हिसाब से? हमारे पास कुछ इनकम होती है जो कि रेगुलर होती है और कुछ कैजुअल होती है। रेगुलर इनकम वर्सेस कैजुअल इनकम। लॉटरी खेली, जीत गए, कौन सी इनकम होगी? रेगुलर या कैजुअल? कैजुअल। बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट में, उन्हें बॉर्नविटा का प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, किसी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, पैसे मिल गए तो कैजुअल इनकम। सैलरी कमा रहे हो तो रेगुलर इनकम। समझ रहे हो? जिस काम में रेगुलर काम करके कमा रहे हो वो रेगुलर इनकम, जिसमें कभी कभी शॉर्ट लग रहे हैं, मिल रहा है कुछ, तो आपका कैजुअल इनकम। ये सिर्फ जनरल बता रहा हूं, प्लीज पढ़ लेना। सेकेंड इज रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब होती है छोटी आय, छोटी मिलने वाली इनकम। हमें सैलरी मिलती है, रेवेन्यू मिलती है, लगातार मिलती है। कैपिटल झटके से मिलती है, एकदम मोटे मोटे पैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछिए, मिक्स भी होते हैं, समझ लो कि मिक्स हो गया तो मिक्स हो सकते हैं। मैं नौकरी करने जाता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, रेगुलर मिलती है, तो क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेगुलर मिलती है। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो कि एक झटके में मिल गई, मतलब एकदम से मेरे को लगा कि लॉटरी लग गई, मेरी बिल्डिंग बिकी, कमीशन हो गई, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया उसके ऊपर, मेरे शेयर मल्टी बैगर स्टॉक्स बन गए हैं, वाह, मेरे पास 100, 200, 300 गुना का प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या हो गया? हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट हो गई, ठीक है। नॉर्मली इसका फंडा क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि विद इन 1 साल में हम यूज कर डालते हैं। कैपिटल रिसिप्ट वो जिसका यूज हम 1 साल से भी ज्यादा तक कर पाते हैं, कई बार आपको 1 साल से ज्यादा की इनकम भी मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। फिर आता है नेट रिसिप्ट वर्सेस ग्रॉस रिसिप्ट। अरे एक क्या भूल गया?
रेगुलर, कैजुअल, रेवेन्यू, हाँ, नेट रिसिप्ट एंड ग्रॉस रिसिप्ट। हमने कहीं पे काम किया और हमको मिले उसमें से 200 रुपये हमारी कमाई है, ये मिलेगा मुझको, तो क्या हो गया ये ग्रॉस। लेकिन इसमें से कुछ कट किया, कुछ खर्चे कट गए, कुछ TDS कट गया, कट कुटा के मेरे हाथ में आया 150, तो 150 क्या हो गया नेट रिसिप्ट। तो जो भी हमारे पास खर्चे वर्चे उसको हटा देंगे तो जो बचेगा वो नेट रिसिप्ट। अरे सर आपको याद नहीं है क्या ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसमें सारे खर्चे माइनस करे, जो बचा नेट प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं। खाम को इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो। ड्यू बेसिस वर्सेस रिसिप्ट बेसिस। ड्यू हो गया, मिला नहीं है अभी, ड्यू बेसिस, रिसिप्ट बेसिस। ड्यू हो गया, मिलेगा कब? अक्सर हमारी कंपनीज के अंदर सैलरी ऐसे ही मिलती है। हमारी सैलरी तो 1 तारीख को ड्यू हो गई, मिलती है हमें 7 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को, है ना। तो 1 तारीख को ड्यू हो गई तो आपकी सैलरी होगी पक्की, जी हाँ जी हमारी सैलरी पक्की हो गई, चलो कुछ सामान खरीद लाते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, 7 तारीख को सैलरी आएगी, पे कर देंगे। तो जो एक्चुअली रिसीव हुई दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट बेसिस इनकम, और कुछ ड्यू बेसिस इनकम। तो इनकम टैक्स में जब हम इनकम कंप्यूट करते हैं ना तो हम ड्यू बेसिस पे चलते हैं। आपकी इनकम ड्यू कब हुई है ये बता दो बस, मिले भले 10 साल बाद आपको, एक्चुअल पे नहीं चलते हम, ड्यू बेसिस पे हम उसको शामिल कर लेते हैं। चलो जी, कहाँ तक कहानी खत्म हो गई हमारी, देखें जरा। एसएससी समझ आ गया, असेसमेंट समझ आ गया, पर्सन समझ आ गया, इनकम समझ आ गई। अब बचे ये 2 खिलाड़ी हमारे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 3 चीजें सीख ली हैं। एसएससी क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, पर्सन क्या होता है उसकी कैटेगरी समझ ली, इनकम क्या होती है उसकी कई सारी कैटेगरी समझ ली। अब आप लोग क्या करना, इस बुक को नीचे जाके जो लिंक है उस पर डाउनलोड करना, उसके कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को, पहले चैप्टर डाउनलोड करना, बाकी भी कर लेना ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे, ताकि जब हम पढ़ रहे होंगे तो आपके पास सेम बुक आ रही होगी, ठीक है। नहीं तो सर्च करना इनकम टैक्स स्टडी मटेरियल CA इंस्टीट्यूट ऐसे करके, जो मिलेगा मिल जाएगा। अब आपने करना क्या है, पहले इन सबको अच्छे से तैयार करना, बिकॉज एक ही लेक्चर अगर 2-2 घंटे का बना दूंगा ना तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि सर अब आप पका रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप मुझे पका रहे हो। अभी भी देख रहा हूँ कि ये देखो कितने टाइम पे सब्सक्राइबर, अब तक तो मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, हमेशा तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ होती है, लेकिन काम नहीं होता। सब्सक्राइब बटन दबाना होता है, दबा दो यार। तो पहली बात, मेरी फीस रेगुलर देते रहा करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो, सपोर्ट किया करो। जब जब बीच बीच में कुछ रिलैक्सेशन का टाइम आता है ना थोड़ा थोड़ा, उसमें रिलैक्स किया करो, भागा मत करो, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कि सपोर्ट चैनल को कैसे किया जाता है। आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, बस चैनल को सपोर्ट आप कर सकते हो, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अपने आप को इतनी लाइटिंग वाइटिंग सबके खर्चे निकाल पाऊंगा। एनीवेज, तो आज की क्लास यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और इंडिया का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम शुरू करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।